पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें वजीर आज़म के समदी वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब का वो मशहूर ज़माना एतराफ़ी बयान जिस पे उन्हें हमेशा टेक्निकल जस्टिस मिलता आया है, आज दोबारा ज़ेर बहस आया और उसमें चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट सवालात हुए जिसका कि अब जवाब मंडे को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी देगी। साथ साथ वरासत के हवाले से आज दूसरी दफ़ा अदालत ने मखदूम अली खान साहब से पूछा कि जनाब आप बाहर तो कहते रहते हैं कि जनाब वरासत की तमाम तफसीलात मौजूद है लेकिन अदालत में अभी तक पेश नहीं की, जो कि अब इंशाल्लाह पीर को उम्मीद है कि मखदूम अली खान साहब ने एश्योरेंस करवाई है कि वो पेश कर दी जाएंगी। इसमें आखिर इतना डिले क्यों है? आज इंतहाई अहम चीज़ें नाज़रीन आपको इसहाक डार साहब के इतराफ़ी बयान के हवाले से आपके सामने रखेंगे। कुछ बैंक्स के लेटर्स आपके सामने रखेंगे जो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि अगर इसहाक डार से ना भी पूछा जाए तो इन बैंक्स के लेटर्स का क्या किया जाए, कौन से दस्तावेज़ात हैं। प्रोग्राम में आगे चल कर बताते हैं आपको। मैं अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बाबर अवान साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और आज उनकी सालगिरह भी है। सालगिरह मुबारक हो डॉक्टर बाबर अवान साहब। वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर बाबर अवान साहब, अब से कुछ अर्सा पहले तहमीना दुरानी साहिबा ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में नाज़रीन उन्होंने बताया था कि नाइट्स ब्रिज के जो फ्लैट्स हैं वो अब्बा जी के थे ही नहीं और यही वजह है कि जब एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई तीनों भाइयों में तो दे वर नॉट पार्ट ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ब्रदर्स। वरासत की तफसीलात मांग रहे हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई, आज दूसरी दफ़ा अदालत को पूछना पड़ा और अभी तक दी नहीं। बिस्मिल्लाह। पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट लेके एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूं। देखें, इशू ग्लोबलाइज हो गया है। डाइवर्स जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, इनको तकरीर नहीं करनी चाहती। वहाँ मुज़म्मती गुफ्तगुएँ होती हैं इंटरनेशनल करप्शन के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, इल गॉटन एसेट्स के ख़िलाफ़। भारत के अंदर जो मज़ाहिया शो हैं उसमें कांटों की कुर्सी दिखा के कैसे हैं कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट फील प्राउड ऑफ इट व्हेन आई हियर ऑल दिस। इसलिए ये बात वहाँ चली गई है जहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता कि इसको कारपेट के नीचे मारा जा सके। एक पहलू। दूसरा पहलू जो आपने उठाया बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और उस पहलू में जो असल बात है वो ये है कि उस वक्त भी जब उनकी शहबाज शरीफ साहब की बेगम साहबा ने ये अपना ट्वीट किया, 2 ट्वीट उन्होंने किए थे इस इशू के ऊपर, उस वक्त भी ये कहा गया कि नहीं ये अब्बा जी के ये हैं और आज भी ये कहा जा रहा है कि ये अब्बा जी के थे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब अब्बा जी ने की तो वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। एवरीबडी कैन से दिस। अब 2 सूरतें हैं इसकी। जो टाइटल है उसके ऊपर इंतकाल वरासत होता है। वारिस जो कौन होता है? वो जो खून का वारिस है ना, कि अगर आदमी मारा जाए तो जो खून बख्श सकते हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर खून तकसीम होता है उन्हीं के ऊपर जायदाद तकसीम होती है। तो खून के वारिस बहनें भी हैं, खून के वारिस भाई भी हैं और खून की वारिस जो डिसीज्ड की बेगम साहिबा होती हैं, बेवा, वो भी हैं। सीधा उनको एक कट पहले मिलता है, बाकी बच्चों में आधा आधा बेटियों को और पूरा बेटों को मिलता है। इसका एक दूसरा पहलू जो आपने छेड़ा वो ये है, क्या कभी अब विरासत का क्या होगा वो मैं आपके सामने और कौम के सामने आपके तवज्जुह से रख देता हूं। क्या कभी इन्होंने किसी जगह जाके उन लंदन वाले फ्लैट्स जो अब्बा जी के थे उनकी तकसीम के लिए कोई शरई विरासत की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक कोई रजिस्ट्री कराई, कोई इंतकाल कराया, कोई फैमिली सेटलमेंट डीड लिखी या कोई ट्रांसफर डीड लिखी? ये चारों सूरतें हो सकती हैं जो जायदाद किसी की मुंतकिल होती है। आई डोंट थिंक सो। उसका सबब है, उसका सबब ये है कि ये प्रूवन फैक्ट्स इनके बयानों के अंदर से हैं। फिलहाल बाकी बातें सारी अगर पाकिस्तान के अवाम छोड़ दें, लेकिन 12 मिलियन दिरहम भी जो वो कहते हैं कि दुबई वाली स्टील मिल के लिए वो भी कहीं डिक्लेयर नहीं थे आज से पहले। दूसरा फिर तकसीम कैसे हुए? आपने बड़ी जबरदस्त बात की, अगली बात मैंने कह दी। दूसरा वो तकसीम कैसे हुए? तीसरा वहां से निकल के जब वो पहुंचते हैं कतर, जिसपे कतर 1, कतर 2, रेम्बो 1, रेम्बो 2, ठीक है, फ्राडिये तो किनो किनो थुकलाई है। हद हो गई है जी, हद हो गई है, यानी कोई हद से भी कुछ ऊपर हो चला है। इस सूरत हाल में अगर कोई शरीफ आदमी फंस जाता है तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं। इज्जत का रास्ता सबसे बड़ा ये होता है कि वो इस्तीफा देके कहे कि मैं इन इल्जामात का सामना करने के लिए तैयार हूं। दुनिया में हजारों मिसालें पहले से मौजूद हैं। दूसरा इज्जत का रास्ता ये होता है कि वो कहे मैं इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं दे रहा, फिलहाल मैं दफ्तर एब्डिकेट कर रहा हूं, मैं दफ्तर अपना छोड़ रहा हूं, रिलीव कर रहा हूं और मैं इन सारे हालात का सामना करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये वो बात है जो हमेशा शरीफ बरादरान सारी कौम के सामने हर दफा कहते थे जब भी इनके मुखालिफ आते कि जनाब आप ऑफिस छोड़ दीजिए, पहले आप सामना कीजिए। अच्छा, जो इसमें से असल नटशेल निकला है वो ये निकला है
कि ये जितने भी उनके मौक़िफ़ हैं, जितने और मौक़िफ़ वो अब उन्होंने टाइम लेने की क्या जरूरत थी जी? अगर कोई तकसीम हो गई है, उन्होंने लिख के सुप्रीम कोर्ट में पहले भेजा हुआ है कि 1972 के बाद मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाबा पे कोई शक तो नहीं हो रहा आपको, जैसे कतरी लेटर और ये मनी ट्रेल तैयार हुआ? मैं रिपोर्ट आपको नाज़रीन दिखाते हैं, आप भी देखें सेनेटर बाबर रवान साहब, कि जो मनी ट्रेल के हवाले से जो आर्गूमेंट्स अदालत उज़्मा में पेश किए गए और इससे पहले जो बयानात देते रहे, उसमें क्या कोई तजाद है या नहीं, इसका फैसला नाज़रीन आप करेंगे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज के बयान के मुताबिक मियां मोहम्मद शरीफ ने अपनी जिंदगी में हुसैन नवाज को बताया था कि उन्होंने दुबई स्टील मिल की फरोख्त की 12 मिलियन दिरहम की रकम कतरी शाही खानदान के शेख जासिम बिन जाबिर अल सानी के पास रखवाई है। मियां शरीफ ने हुसैन नवाज को यह भी बताया कि इस रकम के असल मालिक हुसैन नवाज होंगे। 2001 से 2003 के दरमियान हुसैन नवाज के मरहूम दादा जान ने हुसैन नवाज को अलसानी खानदान से $54 लाख एक नई स्टील मिल लगाने के लिए दिलवाए। हालांकि हुसैन नवाज इससे पहले कह चुके थे कि जद्दा में उनकी मदद किसी ने नहीं की और ख़ास तौर पर कतर से कोई इमदाद नहीं आई। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में हुसैन नवाज ने यह भी बताया है कि मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम के कहने पर अलसानी खानदान ने लंदन में होने वाली मशहूर ज़माना अल तौफीक केस के $8 मिलियन भी अदा किए और शायद पहली बार अल तौफीक केस और नवाज शरीफ के दरमियान लिंक को साबित किया, क्योंकि दादा मरहूम के मुताबिक रकम के मालिक हुसैन नवाज ही थे और हुसैन नवाज ये इकरार कर चुके हैं कि जो कुछ उनका है शरई तौर पर वो उनके वालिद का है। बात यह है कि एक बात शरन होती है, शरई बात यह है कि मैं और मेरे पास जो कुछ है सब कुछ उनका है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का अब कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है वो नवाज शरीफ साहब का है, क्योंकि मैं भी उन्हीं की मिल्कियत हूं। हुसैन नवाज ने अपने बयान में अदालत को यह भी बताया है कि मरहूम दादा जान मियां शरीफ ने हसन नवाज के लंदन में कारोबार के लिए $42 लाख भी दिलवाए और ये रकम भी कतर की अलसानी खानदान ने अदा की। इससे पहले नवाज शरीफ ये फरमा चुके हैं कि हसन और हुसैन ने कारोबार के लिए रकम जद्दा स्टील मिल की फरोख्त से हासिल की, बल्कि फ्लैट भी उसी रकम से लिए। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। यही नहीं बल्कि हुसैन नवाज भी कह चुके हैं कि हसन नवाज को पैसा उन्होंने दिया। नहीं, जद्दा में आपने पैसा कमाया जी, कारोबार हसन नवाज साहब कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपका पैसा जिससे कारोबार कर रहे हैं वो मुश्तरक। मैंने अगर लेट से अगर हसन नवाज शरीफ को कोई पैसा दिया है अगर, तो क्या जाना अपना उसमें बुराई। आपने दिया, लीगली दिया उनको पैसा? लीगली दिया, कोई इलीगली तो नहीं दिया। इसी जवाब में आगे चलकर हुसैन नवाज कहते हैं कि अजीजिया स्टील मिल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से उन्होंने जद्दा में एक और स्टील मिल लगाई, जबकि अपने एक पहले इंटरव्यू में हुसैन नवाज का कहना था कि अजीजिया स्टील मिल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल करके लंदन में फ्लैट खरीदे गए। सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी।
तो वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि ऑफशोर कंपनियों के बेरर सर्टिफिकेट कतरियों ने हवाले किए। हुसैन नवाज ने यह भी कहा है कि वो अपने वालिद को तहफ़ भेजते रहे और दस्तावेजात के मुताबिक उन तहफ़ से वालिद अपनी बेटी के लिए जमीन खरीदते रहे। और तहफ़ के इस तबादले ने उन सवालात को जन्म दिया जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम एक मर्तबा फिर गूंजने लगा। इसी जवाब में हुसैन नवाज ने कहा है कि 2006 में अलसानी खानदान के जिम्मे हुसैन नवाज के $80 लाख वाजिबुल अदा थे, जो कि उनके मरहूम दादा जान ने और शेख जासिम को उनके मरहूम वालिद ने बता रखे थे। चुनाचा लंदन में फ्लैट लेकर $80 लाख को सेटल कर लिया गया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बयानात पहले क्या थे, अदालत में क्या बयान दिया। एक इंतहाई अहम बात शरीयत की भी की थी हुसैन नवाज ने कि मेरा जो कुछ है मेरे वालिद का है। अब यहाँ पे आके चीज़ें मुख्तलिफ किस तरह से हो रही हैं और जो एक डीलिंग किया जा रहा है कि जी वालिद साहब का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है बेटी से और बेटों के कारोबार से, ये क्या मामला, लीगली इसको कैसे देखा जाएगा? पहले जो आपने ओवरव्यू दिखाया ना बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें से 3 पॉइंटर्स मैं आपके सामने मामले को और सादा करने के लिए रखता हूँ। पहले तो हुसैन साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि खासी आमदन जो हमें जद्दा की फैक्ट्री की सेल से हुई, उस फैक्ट्री की सेल के जरिए कोई जो वसाइल थे और माल था, वो ऑफिशियली वो असासे हमने ट्रांसफ़र किए लंदन। लीगली, ऑफिशियली का लफ्ज़ है बाकायदा, ऑफिशियली लीगली ट्रांसफ़र किए। लीगली उन्होंने एक सवाल और किया, उन्होंने पूछा जावेद साहब ने कि उन्होंने कहा नहीं, इलीगल बात क्या भाई को दिए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब कहते हैं हुजूर ये हैं वो ज़राए, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ हुजूर ये हैं वो गलत बयानियाँ जिसकी वजह से आप धंसते और फंसते चले जा रहे हैं। तीसरा, अब आपके सवाल के ऊपर आ जाइए। देखिए अब बहुत सीधा मामला हो गया। I'm sorry। 3 तरह के इनके सामने ट्रेल्स जो बता रहे हैं। एक तो ऑफिशियली भिजवाने वाला मौका आ गया है, बल्कि मौका जा रहा है। अब तो बहस आधी से ज़्यादा तकरीबन हो चुकी है। जजेस ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बड़ी दानिशमंदी की बात की है। हर किसी को मौका मिलेगा, जब तक मुतमईन नहीं होते सुनते रहेंगे, जब तक आप मुतमईन करना चाहें आपको आज़ादी, आप मुतमईन कीजिए। कल आप हुजूर वो ज़राए जाके कहें जी आ गए हैं वो पेश कर दें, बेटे को कहें ऑफिशियल सोर्सेज वो पेश कर दें। तीसरी जो कहानी में अब ट्विस्ट आई है वो ये है, ऑफिशियल सोर्सेज होंगे क्या? ऑफिशियल सोर्सेज यही हो सकते हैं ना, कोई टीटी होगी और क्या होता है। ऑफिशियली बैंक के जरिए ट्रांसफर कोई हम कहते हैं ना, ट्रांजैक्शन जो ऑन रिकॉर्ड है उसको हम कहेंगे। पे ये जो गाए गए हैं और इस हवाले से जो अरबी का खत है उसके नीचे एक नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि शायद पता नहीं गलती से लग गया या वैसे लग गया। अगर ये स्क्रीन पे भी हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके तो इस पे बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है हसन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस। हमने ये बात डिस्कस की थी, आपस में बातचीत हुई थी, ट्रांसलेशन इसका आ जाएगा। मैंने फाइनेंस वाले आदमी को कहा है कि फाइनेंशियल्स उस बेसिस पे तैयार करे जो आपने मुझे कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज़ बीन कन्वेड टू मी, दैट्स द बेस्ट गिवन आवर सिचुएशन। ये बेहतर जो बेस्ट हम इस पे आ सकते हैं वो यही चीज़ है, और ये उसके साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा के दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये कन्फेस कर रहे हैं कि हम एविडेंस कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं और बताया गया है कि इस तरह से तैयार करें? देखिए इसको एक दफ़ा पहले मैंने देखा है, अब ज़रा दोबारा देख लीजिए। सिर्फ यहाँ अंग्रेज़ी में नहीं लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है, इसमें अंग्रेज़ी में ये एंट्रीज भी और पैसों का जिक्र यहाँ के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। अगर ये ट्रांसलेशन होती तो फुल पेज की एक ट्रांसक्रिप्ट बनता ट्रांसलेशन का, अंग्रेज़ी से या उर्दू से, जिसमें भी ये ट्रांसफ़र करते अरबी इस लिखे हुए को। ये सारा कुछ आफ्टर थॉट, इसको कानून की ज़ुबान है बाकायदा, कानून का एक पूरा माहौल है, कानून का एक पूरा तरीक़ाकार है। जो मुल्ज़िम होता है, जो कुछ वो करता है बाद हुआ, जब उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो जाए, जब उसके खिलाफ चालान पेश हो जाए, जब उसके खिलाफ हियरिंग कोर्ट में शुरू हो जाए, तो वो जो कुछ करता रहता है उसको कहते हैं चलन मुल्ज़िम बाद हुआ।
द कॉन्डक्ट ऑफ द अक्यूज्ड आफ्टर द अकरेंस, ये वो सारा उस जुमरे में आता है, इसलिए ये सारा पढ़ा जाएगा। ये लिख के इन्होंने अदालत में जमा करवा दिया, ये जाहिर है ये कौन कह सकता है कि उनका जमा कराया नहीं है। अब अगर वो इसमें ये कहें कि कोई और हाथ था अदालत में जो खुद बैठ के लिखता रहा, तो ये फिर कस्टडी के ऊपर सवाल उठेगा, जो कस्टोडियन है उसके ऊपर सवाल उठेगा, और ये उससे भी बस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें से जो असली पहलू निकलता है वो ये है कि जो इस वक्त इसहाक डार साहब वाली कहानी सामने आई है, उस कहानी के बाद एक नया मनी ट्रेल सामने आ गया, किस तरीके से अरबों रुपए बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए। बाकी बैंक ट्रांजैक्शंस तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन इसहाक डार की बैंक ट्रांजैक्शन आप इनकार नहीं कर सकते। आपने एक आगाज में बात की थी, उस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं इसका हवाला भी दे दूं। इसहाक डार साहब, आज सवाल भी उठा कि जनाब उनको पार्डन मिला था, फुल पार्डन मिला था, नहीं मिला था, उसकी तफसीलात क्या है, और नैब से कहा गया है कि वो तफसीलात देंगे, ये फुल पार्डन उनको मिला था ये इतराफ़ी बयान देने से पहले या नहीं। और इसहाक डार साहब की ही रिट पिटीशन है वर्सेस द स्टेट 6705, और इसके पैराग्राफ नंबर 5 में नाज़रीन बड़े वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब इस केस की तहकीकात हो रही थी उस दौरान इसहाक डार साहब को फुल पार्डन दिया गया अंडर सेक्शन 26 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस। और उसके बाद पिटिशनर ने अपनी स्टेटमेंट सेक्शन 164 के तहत वहाँ पे रिकॉर्ड भी करवाई थी, और वो विटनेस, पिटिशनर बिकेम विटनेस एज अप्रूवर इन द अबव टाइटल्ड रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ बाबर रहमान साहब? और अगला पैराग्राफ 7 इससे भी ज़्यादा अहम है, और जब हम ये रेफरेंस देखते हैं, रेफरेंस नंबर 5 ऑफ 2000 हुदैबिया पेपर मिल्स, तो इसमें पूरे ख़ानदान के नाम आ जाते हैं, मियाँ मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मिस शमीम अख्तर, मिस साहिबा अब्बास, मिस मियाँ अब्बास शरीफ, मरियम सफदर वाइफ ऑफ कैप्टन सफदर। और इन सब के खिलाफ जो विटनेस था, the name of the petitioner was excluded from the list of the accused, sent up for trial and placed on the list of witnesses. इन चीज़ों का मतलब क्या है? अच्छा जी, ये इसको कहते हैं वादा माफ गवाह। मैं सादा करके बता दूं आप अगर इजाज़त दें। वादा माफ गवाह को कहते हैं इंग्लिश में क्राउन विटनेस। क्राउन विटनेस में यहाँ उसको कहते हैं वादा माफ गवाह, और सेल्फ कन्फेस्ड क्रिमिनल इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ऐसा मुलज़िम जो अपने जुर्म का खुद एतराफ़ करता है, उसको कहते हैं वादा माफ गवाह। इसका एक और हिस्सा, वादा माफ गवाह बनाने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में जो पेरेंट लॉ है, जो नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन आई है, वो भी ज़ाब्ता फौजदारी से गवर्न होती है। उसमें 337 है एक प्रोविजन। उस प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स किसी मुकदमे में सारे फुल डिस्क्रिप्शन अपने जुर्म की अपने समेत जब वो करता है तो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट हो गई, और जब मुल्ज़म के खिलाफ करता है किसी और के खिलाफ वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होगी। ये इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है, इसलिए कि उन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया डार साहब ने। तीसरा इसका हिस्सा ये है कि इसको आप आम जबान में कहेंगे प्ली बार्गेन। प्ली क्या होती है कि मैं आपको बताता हूँ नवाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करते रहे, मैं आपको बताता हूँ शरीफ साहब बड़े किस तरह करते रहे, वाले साहब, मैं आपको बताता हूँ छोटे भाई शहबाज शरीफ किस तरह करते रहे, मैं आपको बताता हूँ पूरा खानदान किस तरह से मुलविस था, मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम देता हूँ। मेरे साथ प्ली है मेरी ये कि आप बार्गेन करेंगे। बार्गेन क्या है कि मेरे खिलाफ आप मुकदमा नहीं चलाएंगे। आपने जो 7th पढ़ा कि जब उन्होंने प्ली बार्गेन की, प्ली बार्गेन के बाद इसके भी 2 मरहले होते हैं। क्या ये बयान लिखा गया, जो प्ली बार्गेन थी वो पहले हुई और बयान बाद में लिखा गया? अगर यूं लिखा जाए तो ये टोटली कानूनी है। इस मुकदमे में ये भी हो सकता है कि बंदा पहले बयान दे और उसके बाद प्ली की बात करे, तो वो फिर प्ली बार्गेन या क्राउन विटनेस का सही तरीक़ाकार नहीं होगा। इस मुकदमे में पहले उन्होंने सौदा किया, मैं नहीं कहता कि ज़मीर का सौदा किया, ज़मीर जहां होता है उसका सौदा होता है। उन्होंने एक बिजनेस किया और उनको मालूम था कि इन्होंने माफ़ी मांग लेनी है, बाद में ये भाग जाएंगे, इसलिए बयान देने में कोई हर्ज नहीं है और रिश्तेदारी होने वाली जो वो ख़राब नहीं होगी, माहौल भी ठीक रहेगा। उन्होंने बयान दे के पहले वो खुद बाहर निकले। अब जो वो बाहर निकल आए तो उनके बयान की हैसियत सिर्फ इस तरह से नहीं है कि उन्होंने कोई तफ्तीश में जो बयान दे 161 में होता है। ये बयान ट्रायल कोर्ट के सामने जो मैजिस्ट्रेट को कहा जाता है कि जाइए इसको पेश कीजिए। मैजिस्ट्रेट पूछता है कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, वो कहता है नहीं है। आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं? वो कहता है जी मैं खड़ा हूँ मैजिस्ट्रेट की अदालत में। वो सारे तफ्तीशी, और अगर कोई फौजी वहां था, फौजी तो हो ही नहीं सकता, नैब के अफसरान सिविलियंस थे, रिटायर्ड फौजी हो सकता है, तो उसको बाहर निकाला जाता है। मुलजिम अतकड़ी में हो तो उसकी अतकड़ी खोली जाती है। हरासती अमला अगर जेल से साथ आया उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसको एक आज़ाद माहौल दिया जाता है, फिर ये सवालात पूछने। अच्छा, ये सारा कहाँ लिखा हो जो मैं कह रहा हूँ?
ये 364 है एक और सेक्शन, उसमें भी लिखा हुआ है, और लाहौर हाई कोर्ट्स के जो हमारे ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि इस तरह से बयान होगा। फिर ये दूसरा मरला होता है। तीसरा मरला ये होता है, उसको आज़ादाना सोचने के लिए घंटा 2 घंटे दिए जाते हैं, उसके बाद उसको कहा जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, इस बयान को आपने कई दफ़ा देखा है, आपने बहुत दफ़ा दिखाया और बड़ी आपने रिसर्च की है। इस बयान को जिस तरह से मर्जी है आप रट्टा लगा के और मैं रट्टा लगा के एक गो में हम रिकॉर्ड नहीं करा सकते, सिवाय उसके जिसने जराइम की इस दुनिया में एक एक स्टेशन खुद ना देखा हो, एक एक पोस्ट तक वो ना गया हो, एक एक वारदात में वो शरीक ना रहा हो, वो आदमी ये सारा बयान एक गो में मैजिस्ट्रेट के सामने दे नहीं सकता। और क्या बाद में तारीख उन सारी चीजों को साबित करती है, नहीं करती? उस मनी ट्रेल जो मांगा जा रहा है, क्या बैंकिंग रिकॉर्ड वो मनी ट्रेल देता है कि ना नहीं? नाज़रीन, वो आपको दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर बाबर रवान साहब ने एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाया था, और वो था इसहाक डार साहब के इतराफ़ी बयान के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन, हुक्मरान ख़ानदान ने तो अभी तक बैंकिंग मनी ट्रेल, जिसको ऑफिशियल मनी ट्रेल कहते हैं, वो तो पेश नहीं किया। इसहाक डार साहब के एफिडेविट को अगर आप साइड पे भी रख लें, इसहाक डार साहब के इतराफ़ी बयान को साइड पे भी रख लें, और सिर्फ आप उस मनी ट्रेल को जो मौजूद है, पाकिस्तानी बैंक्स के रिकॉर्ड में मौजूद है, उन दस्तावेज़ात ही को आप देख लें, FIA की रिपोर्ट भी आप साइड पे रख लें, तो आपको पता लगता है कि इसहाक डार साहब ने जो कुछ एतराफ़ किया था उसके रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इसहाक डार के मुताबिक 1992 के अवाइल में नवाज शरीफ ने, जो कि उस वक्त वजीर आजम थे, 100 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन मांगी और कहा कि वो इसके इवज गैर मुल्की फंडिंग बतौर कोलैटरल देंगे। इसहाक डार के मुताबिक नवाज शरीफ ने ही उनको काजी खानदान के पासपोर्ट फराहम किए और कहा कि उनके नाम फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए जाएं। फिर नवाज शरीफ साहब के दिए गए गैर मुल्की फंड इस्तेमाल करते हुए कर्जा लेकर शरीफ खानदान की कंपनियों को दिया जाए। इसहाक डार ने मजीद इंकशाफात करते हुए तफसील में बताया कि किस तरह उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में जाली दस्तखत करते हुए सिकंदरा मसूद काजी और तलत मसूद काजी के अकाउंट्स खोले। इसहाक डार ने मजीद इंकशाफात करते हुए यह भी बताया कि उस वक्त के उनके दोस्त और हालिया डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद अहमद का अकाउंट भी शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने में इस्तेमाल किया गया। इसहाक डार ने इतराफी बयान में तमाम तर तफसीलात देते हुए लिखा है कि किस तरह नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक उन्होंने अकाउंट ऑपरेट किए और जाली दस्तखत के जरिए काजी खानदान के खोले गए अकाउंट पर कर्ज हासिल किए, और फिर इन कर्जों को शरीफ खानदान की मिलों और कंपनियों ने भरपूर इस्तेमाल किया। काजी फैमिली के मुख्तलिफ अकाउंट ज्यादातर बैंक ऑफ अमेरिका में थे, मगर 1993 के आखिर में बैंक ऑफ अमेरिका ने यह अकाउंट अल फैसल इन्वेस्टमेंट बैंक मुंतकिल कर दिए। जब अल फैसल बैंक के इन अकाउंट्स की खबर आम हुई तो शहबाज शरीफ ने इन अकाउंट्स को बंद करके तमाम रकम हुदैबिया पेपर मिल्स में जमा करवाने का हुक्म दिया। इसहाक डार ने तो अदालत में इनकार कर दिया कि उनका एतराफी बयान जबरदस्ती लिया गया और इसमें कोई हकीकत नहीं है। अदालत ने भी बगैर तहकीक किए उनका ये इनकार मान लिया, मगर तहकीक नहीं की कि इस बयान में कोई हकीकत भी है कि नहीं। इतलात हैं कि नैब भी इसहाक डार को क्लीन चिट दे रही है कि इस बयान में कोई हकीकत नहीं, मगर क्या किया जाए उन सबूतों का जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि काजी खानदान एक हकीकत है। काजी खानदान के अकाउंट भी खुलवाए गए, उनके जरिए काला धन सफेद किया गया और बैंकों से कर्जा भी लिया गया। काजी खानदान और वजीर आजम के ताल्लुक का जहां तक जिक्र है तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 20 अक्टूबर 1998 का वो खत है जो कि दफ्तर खारजा ने पंजाब हुकूमत को लिखा कि वजीर आजम के मेहमान मसूद काजी और तलत काजी को सरकारी मेहमान खाने में ठहराया जाए। साथ ही साथ 1997 को लिखा गया मसूद अहमद काजी का वो खत भी आपके सामने है जिसमें उन्होंने वजीर आजम से शिकवा किया कि उनका क्या गुनाह था जो उनको वजीर आजम ने यह सजा दी।
अगर ये दो दस्तावेजात मोतबर नहीं तो 90 की दिहाई में अल फैसल बैंक के दस्तावेजात हाजिर खिदमत हैं। ये दस्तावेजात दरअसल मुख्तलिफ बैंकों के काजी खानदान को लिखे गए खतूत हैं जिनमें कर्ज अदा करने का तकाजा है या अकाउंट खोलने पर मुबारकबाद का पैगाम, और ये खतूत काजी खानदान को बरतानिया में मौसूल होते रहे। 18 मई 1994 को अल फैसल बैंक ने हमजा बोर्ड मिल्स को खत लिखा जिसमें 72 मिलियन रुपए की अदायगी की याद दहानी थी। 8 जून 1994 को एक बार फिर कहा गया कि आपने पैसा जमा नहीं करवाया। 7 नवंबर को एक तीसरा खत लिखा गया और इसका मकसद भी रकम का तकाजा था। 21 मार्च 1996 को एक और तफसीली खत के जरिए कहा गया कि 70 मिलियन की रकम अब सूद समेत 80 मिलियन हो गई है। इसी तरह के खतूत हुदैबिया पेपर मिल्स को भी लिखे गए। 31 मई 1994 को चौधरी शुगर मिल्स को भी एक खत लिखा गया। खत में बैंक ने 70 मिलियन का जिक्र करते हुए कहा है कि रकम की किस्त अदा करें। चौधरी शुगर मिल के हिस्से आज भी वजीर आजम के नाम पर हैं। फिर 8 जून 1994, 7 नवंबर 1994 और बिलाखिर 21 मार्च 1996 को भी इसी तरह के याद दहानी के खतूत लिखे गए कि रकम जमा करवाएं। इसी तरह के खतूत सिकंदरा मसूद काजी, तलत मसूद काजी, नुज़रत गौहर काजी वगैरह को भी मौसूल हुए। ये खतूत काजी खानदान को लंदन के पते पर मौसूल हुए जिनमें पहले तो अकाउंट खोलने पर मुबारकबाद थी, फिर रकम जमा करवाने की इत्तला, फिर कर्ज लिए जाने की इत्तला और आखिर में कर्ज अदा करने के खतूत। क्या ये सब दस्तावेजात काफी नहीं ये जाहिर करने के लिए कि इसहाक डार के इतराफी बयान में हकीकत है? क्या काशिफ मसूद काजी का बयान हल्फी कि उनका पाकिस्तान में कोई अकाउंट नहीं काफी नहीं? क्या मसूद अहमद काजी का वजीर आजम के नाम खत सबूत काफी नहीं? क्या ये सब सबूत कम से कम इतने काफी नहीं कि इसहाक डार के इतराफी बयान की कम से कम दोबारा से तहकीकात करवा ली जाएं? क्या अल फैसल बैंक के ये तमाम दस्तावेजात उसी काजी फैमिली का नहीं बता रहे जिसका इतराफ इसहाक डार ने अपने इतराफी बयान में किया था? जी नाज़रीन, आपने देखा कि फैसल बैंक के ये दस्तावेजात जो चौधरी शुगर मिल को भी लिखे गए, चौधरी शुगर मिल जिसके शेयर्स अभी तक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के नाम है, जो बाकी काजी फैमिली का जिक्र जिसका इतराफी बयान में जिक्र आया इसहाक डार साहब के, बैंक के लेटर भी उनके नाम जा रहे हैं, अमाउंट्स भी वहाँ पे मेंशन है, पते भी वहाँ के दिए गए हैं। अब इसहाक डार साहब अगर उससे मुकर जाएं तो इन बैंक के रिकॉर्ड्स का क्या किया जाए? और ये पाकिस्तान में बैंक के पास ये रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अल फैसल बैंक पाकिस्तान में ही काम कर रहा है। इसके बाद भी इसहाक डार साहब अगर कहें कि जनाब मिलिट्री डिक्टेटर ने मुझसे बयान ले लिया तो इन रिकॉर्ड्स का क्या किया जाए? एक ये हो गया। इससे अगली बात करूं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता है कि एक इंतहाई दिलेर जज, बड़े बहादुर जज और बड़े इन्फ्लुएंशियल जज खलीलुर रहमान रमदे साहब, इस केस का फैसला इसहाक डार साहब के हवाले से उनकी रिलीज का उनके पास हुआ है और एक डेट नहीं है, ये डेट्स की एक लंबी फहरिस्त लिखी हुई है। पहले कहा गया कि इनको नोटिस नहीं हुआ सरकार को, 4-4, 5-5, 6-6 हाजिरियां लगी हुई हैं वकीलों की। एक लफ्ज तो वो कह सकते थे ना, 3 पैराग्राफ हैं इस ऑर्डर के, पढ़ लीजिएगा, 10, 11 और 12। इन तीनों पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ है कि चूंकि जो बड़े मुल्जिम हैं, मियां शरीफ साहब का लिखा हुआ है, नवाज शरीफ साहब का लिखा हुआ है, सारे बेटों का लिखा हुआ है, या पढ़ के अगर देख लें, सुना दे तो और अच्छा है, वो चले गए हुकूमत से मुआहदा करके बाहर। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मुआहदा करके, और हाई कोर्ट फैक्चुअली कोई इनकरेक्ट बात ना सुनती है, ना लिखती है, ना करती है। एक पहलू इसका हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि वहां ये कहते कि अंडर प्रेशर, कोर्शन, बंदूक दिखा के, दबाव डाल के और मुझे डरा के, जान के मार देने की धमकी देकर मुझसे बयान लिया गया, इसलिए मैं अपने बयान से मुकरता हूं। नहीं मुकरे ना। दूसरा इसका एक पहलू जिसका बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूं आज आपके सामने। वो ये है कि जी, जो आपने कहा कि जी बड़ा दबाव था उनके ऊपर,
अगर दबाव कि दबाव के तहत कहाँ था जी दबाव? ये जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब की अदालत हो, वहाँ वकीलों का भी पिता पानी हो जाता था जब पेश होते थे। बड़े दिलेर आदमी थे, बड़े दबंग जज थे, और उनका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में भी है, और वो बहुत जोरदार आदमी थे, उनको कोई डरा नहीं सकता था, इसलिए उनको भी नहीं बताया गया। अच्छा, फिर जो बयान एक इसमें जो आप जिक्र कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 10 को देखें तो मेन एक्यूज को जाने दिया गया, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं नाज़रीन के बाहर जाने दिया गया, हारून पाशा साहब को भी छोड़ दिया गया, और पिटिशनर इसहाक डार साहब भी रह गए जेल में, और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल समटाइम नहीं, इतनी जल्दी नहीं शुरू हो सकती, और साथ 12 में लिखा हुआ है पिटिशनर इज एन अप्रूवर, पिटिशनर इज इन सब जेल। ये सारी चीजों का मतलब क्या है? इस सारी चीजों के 3 मतलब हैं। पहली बात यह है कि ये केस हुआ था, ये भी लिखा हुआ है पैराग्राफ में कि जी सेनेडाई एडजर्न हुआ है। सेनेडाई होता है कि केस कायम है, केस जिंदा है, केस का फैसला नहीं हुआ और इसमें तारीख हम नहीं डालेंगे। तारीख डालने के लिए जुडिशल लॉकअप में बंदे का होना जरूरी है। बंदे चले गए माफी मांग के, ये लफ्ज लिखे हुए गवर्नमेंट से मुआहदा करके वो बाहर चले गए। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि ये अप्रूवर थे, ये वादा माफ गुआ थे, इन्होंने प्ली बारगेन कर दी अपनी और कहा कि जी मुझे रिहा कर दें, ये उनके पीछे जाना चाहते थे। ये दूसरा पहलू इसका है। तीसरा पहलू ये है कि किसी भी अदालत में जो बयान एक दफा 164 का रिकॉर्ड हो जाए, अप्रूवर बता के जमानत ली उन्होंने, जाहिर है जी वो सारा कुछ यही लिखा हुआ है ना जी। वो तो इसी ग्राउंड के ऊपर गए थे कि ये मुल्जिम है नवाज शरीफ साहब, इनका पूरा अप्रूवर तब होंगे जब बयान हल्फी सच होगा। जाहिर है बयान नहीं, बयान हल्फी नहीं है, ये बयान है 164 का, ये एतराफ जुर्म है, सेल्फ कन्फेस्ड क्रिमिनल बयान दे रहा है सेक्शन 30 की पावर वाले मैजिस्ट्रेट के सामने, और वो कमरा खाली है, सिर्फ वो अकेला वहां पे बैठा हुआ है। और सुनिए, इस बयान से बाहर निकलने का तरीका ये नहीं है कि आप प्रेस में बयान देते। इस बयान को कभी किसी अदालत में जाके उन्होंने चैलेंज किया कि मुझसे ये बयान इसको हज़फ किया जाए, इस पे तो टेक्निकल जस्टिस एक होता है, ये टेक्निकल जस्टिस नहीं हुआ, ये टेक्निकल ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठा कि ये मशरूत अप्रूवर बने थे, गैर मशरूत अप्रूवर बने थे, माफीनामा जो इनको दिया गया मशरूत था या गैर मशरूत था। जो दस्तावेजात सामने पड़े हैं वो क्या कहानी सुनाते हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको फैसल बैंक के वो दस्तावेजात दिखाए जो उस मनी ट्रेल को साबित करें जिसका एतराफ़ इसहाक डार साहब ने अपने एफिडेविट में किया था। बाबर रहमान साहब, आपके सामने अब ये पढ़ें, इसमें क्या चीज़ आपको बड़ी इंट्रीगिंग चीज़, एक ख़त है जी, ये मुअर्रखा 8/7/1996 का, आज से तकरीबन कोई 11 साल पहले का ये ख़त है, और ज़्यादा जी। और इस खत में एक कंपनी का नाम नीचे, मैं कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करना चाहता, आप लेफ्ट साइड पे नीचे आ जाइए, फर्गसन एंड को। इस कंपनी से इन्होंने पिछले दिनों एक सर्टिफिकेट लेके प्रेस में छपवाया था कि इनका सारा कुछ इन ऑर्डर है। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है जो एक पॉइंट आउट की गई है ऑडिटर की हैसियत से, और ऑडिट में इसके ऊपर जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी रैकेट है ये मनी लॉन्ड्रिंग का, पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने का, वो बड़ा मुनज़्ज़म है। उसने दीवार बनाई, दीवार के पीछे दीवार बनाई, उसके पीछे पर्दा लगाया, उसके पीछे असातीर चढ़ाए, उसके पीछे एक और उसने अंधेरा फैलाया जिसके पीछे ये पैसे सारे छुपे हुए थे। इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। और एग्जैक्टली जिस तरह से आपको समझ आ रही है ना, और जिस तरह से मुझे समझ आ रही है, इसी तरह से जो इस वक्त एडजुडिकेटर्स हैं उनके सामने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए उनको तो बहुत ज्यादा समझ आ रही है, क्योंकि जिस तरह के सवालात हो रहे हैं मुझे लग रहा है जज साहिबान इस मुकदमे को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं जो सवालात है। मैं एक और आपसे अहम सवाल करना चाह रहा हूं, शहजाद अहमद साहब जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उनके अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको दस्तावेजात दिखा सकें तो उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि वो ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर है, बरतानिया की दोहरी शहरियत है उनकी। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको नजर भी आ रहा है अदर सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान का सफीर दोहरी शहरियत रख सकता है? पाकिस्तान का सफीर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। पाकिस्तान के ये करियर सफीर भी नहीं है, ये बाहर से लाया हुआ एक ऐसा छाता बरदार आदमी है जो लंदन से निकला है और लैंड हुआ है आके कतर में। कतर में से इनको कमाई करवाने के बाद फिर लंदन में चला जाएगा, इसको असाइलम की जरूरत कोई नहीं है। इनका परमानेंट एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप शायद थोड़े से परेशान भी होंगे। इसी को अगर दोबारा देखें तो ये फॉरेन ऑफिस का जो हॉस्टल है उसके लॉज का एड्रेस दिया गया है कि परमानेंट एड्रेस इन साहब का फॉरेन ऑफिस लॉज सेक्टर G51 इस्लामाबाद, ये परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके भेज रहे हैं। ये सुनिए ना, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के लिए तो वहाँ पे बैठे होते हैं CG's काउंसिल जनरल्स जिनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी नहीं है।
जो उनका अपना प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक। आप फॉरेन ऑफिस फीस भी दी जाती है कोई 4 रियाल की, वो दी गई है कि नहीं? नहीं, ये फीस मेरी इतला है कि शायद वो फीस अभी तक नहीं दी, बाद में दे दी जाए। माफ कर दी हमने, फीस माफ कर दी। अगली बात, आप अपने प्रोड्यूसर साहब से ये कहिए, मैं आपको तजवीज़ करता हूं पूरे अदब के साथ, कि वो एक खत लिखें, कहें कि हमें जिसने इनको ये कमरा अलॉट किया, जिस दिन ये अलॉट हुआ, कितने से वो इस कमरे में रहे पाकिस्तान के, और कितने उन्होंने अखराजात यहाँ पे किए। यहाँ से तो अंद्राबी साहब हैं, सरताज अजीज साहब के डायरेक्टर, उनके साथ होते हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। बाबर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का, और आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।